दोस्तों, दूसरी आलमी जंग में अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा जबकि 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। इस वाक़े में मरने वाले लोगों की तादाद का अंदाजा लगाना तो मुश्किल था, लेकिन ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि हिरोशिमा की 3.5 लाख आबादी में से तकरीबन 1,40,000 लोग जबकि नागासाकी में कम से कम 74,000 लोग इन हमलों में मारे गए थे। कहा जाता है कि जापान पर होने वाले इन हमलों के फौरन बाद एशिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर अचानक बंद हो गई थी और बिलाकर 14 अगस्त 1945 को जापान ने अपनी हार तस्लीम करते हुए हथियार डाल दिए थे। कुछ तज्जियाकारों का तो ये भी कहना था कि अपने शहरों पर एटमी हमलों से पहले ही जापान हथियार डालने का फैसला कर चुका था। दोस्तों, इन एटमी हमलों में जिंदा बच जाने वाले हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों को जापान में हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हिबाकुशा उन लोगों को कहा जाता है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटम बम के नतीजे में जिंदा बच गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने के बाद जो लोग जिंदा बच गए थे उन लोगों को एक खौफनाक अंजाम का सामना करना पड़ा था, जिसमें एटमी रेडिएशंस के काफी देर तक रहने वाले असरात और लोगों का नफ्सियाती मरीज भी बन जाना शामिल था। हाल ही में एक बरतानवी जर्नलिस्ट जिनका नाम कैरन ली स्टू है, उन्होंने ऐसी 3 खवातीन के इंटरव्यूज किए हैं जो 1945 में जापान में होने वाले बम धमाकों में जिंदा बच गई थी और वो कहती हैं कि 75 साल पहले होने वाले बम धमाके उन्हें आज भी अच्छी तरह याद हैं। जिनमें पहली खवातीन जिनका नाम टेरोको यूएनो है, वो कहती हैं कि उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी जब हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, ताहम वो इस हमले में जिंदा बच गई थी। उनका कहना था कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तब वो हिरोशिमा रेड क्रॉस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल के दूसरे साल की स्टूडेंट थी। मजीद बताते हुए उन्होंने कहा कि बम धमाके के नतीजे में हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स के हॉस्टल में आग लग गई थी और मैंने हॉस्टल में लगी हुई आग को बुझाने में अपने दोस्तों की मदद भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कई दोस्त उस आग में जलकर मर गए। उनका कहना था कि उस बम धमाके के बाद वाले हफ्ते की उनके पास सिर्फ खौफनाक यादों के सिवा कुछ नहीं है। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी नर्सिंग की तालीम मुकम्मल की और हॉस्पिटल में काम जारी रखा, जहां उन्होंने शुरू में डॉक्टरों के साथ मिलकर उन लोगों के ऑपरेशंस किए जो एटम बम की रेडिएशंस का शिकार हुए थे। उन ऑपरेशंस में ज्यादातर मरीज वो थे जिनके जिस्म बम धमाके की वजह से फट चुके थे। उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने उस एटमी हमले में जिंदा बच जाने वाले एक शख्स तातो सुयुकी से शादी कर ली। शादी के बाद जब वो पहली दफा प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें इस बात की फिक्र थी कि उनका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा या नहीं और क्या वो जिंदा भी बच पाएगा। और फिर उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम उन्होंने तोमोको रखा। ये बच्ची सेहतमंद थी जिसकी वजह से उन्हें अपनी फैमिली को मजीद बढ़ाने में हिम्मत मिली। टेरोको कहती है कि मैंने जहन्नम नहीं देखी, इसलिए मैं नहीं जानती कि वो कैसी होती है, लेकिन जहन्नम शायद वैसी ही होगी जिससे हम गुजर चुके थे। ऐसा फिर कभी कहीं नहीं होने देना चाहिए। टेरोको की बेटी तोमोको का कहना था कि लोग कहते थे कि 75 साल तक हिरोशिमा में कोई दरख्त या सब्जा नहीं उगेगा, लेकिन अब हिरोशिमा एक हरा भरा खूबसूरत शहर बन गया है जहाँ एक दरिया भी है। वो कहती है कि रेडिएशंस के असरात ने हिरोशिमा के लोगों को बहुत परेशान कर रखा था, लेकिन अब हिरोशिमा और नागासाकी की यादें लोगों के जहनों से मिट रही हैं। उसका मजीद कहना था कि मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। अमन तभी मुमकिन है जब हम दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे। टेरोको की नवासी का कहना था जो लोग एटम बम गिरने के बाद लोगों की मदद करने और अपने रिलेटिव्स को ढूंढने के लिए शहर में दाखिल हुए थे, उनमें से बहुत से लोग रेडिएशंस के असरात की वजह से मारे गए थे और जो लोग जिंदा बच गए वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए थे। दोस्तों, दूसरी खातून जिनका नाम इमोको उकादा है, वो अपनी दर्दनाक कहानी सुनाते हुए बताती है कि जब हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया उस वक्त उसकी उम्र 8 साल थी। वो कहती है कि उनकी बड़ी बहन और कुछ दूसरे रिश्तेदार भी इस हमले में मारे गए थे। इमोको ने बताया, उस दिन मेरी बहन ये कहते हुए घर से रवाना हुई कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आई और कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। मेरे पेरेंट्स ने उसे बहुत तलाश किया, उन्हें उसकी लाश कभी नहीं मिली, इसलिए वो कहते रहे कि वो कहीं जिंदा होगी। वो कहती है कि एटम बम गिरने के बाद हालात इस कदर दर्दनाक हो गए थे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और हमें रेडिएशंस के बारे में भी कुछ मालूम ना था कि वो क्या होती हैं। लिहाजा हमें खाने के लिए जो मिला बगैर सोचे समझे उठा लिया। क्योंकि खाने को कुछ नहीं था इसलिए लोग चोरी चिकारी कर रहे थे और खाना सबसे बड़ा मसला था। उसके बाद वो कहती है कि एटम बम से निकलने वाली रेडिएशन से मेरे जिस्म पर बहुत बुरे असरात पड़े। मेरे बाल गिरने लगे और मेरे दांतों से खून बहने लगा। मैं मुस्तकिल तौर पर थका हुआ महसूस करती और हमेशा लेटी रहती थी। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रेडिएशंस क्या होती हैं और एटम बम गिरने के 12 साल बाद मुझ में एपिलेप्टिक एनीमिया यानी खून की कमी
कमी या नया खून ना बनने की बीमारी का पता चला। तीसरी खातून जिनका नाम रिको हदा है, वो अपनी आंखों देखा हाल बयान करते हुए बताती है कि मैं उस वक्त 9 साल की थी जब उनके आबाई शहर नागासाकी पर 9 अगस्त सन 1945 को 11:02 पर एटम बम गिराया गया था। वो कहती है कि मैं उस वक्त अपने घर पर ही मौजूद थी जब उन पर हमले का ऐलान किया गया था। हमलों की वजह से स्कूल बंद थे। उसके बाद जब सब ठीक होने का ऐलान हुआ तो वो घर के करीब एक चर्च में गई जहां उसके पड़ोस के बच्चे स्कूल जाने की बजाय तालीम हासिल कर रहे थे। चर्च में तकरीबन 40 मिनट की क्लास के बाद टीचर ने क्लास खत्म कर दी और वो घर वापस आ गई। उसने कहा कि मैं अभी अपने घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी और मुझे लगता है कि मैंने एक कदम घर के अंदर भी रख दिया था कि अचानक ये सब हो गया। मेरी आंखों के सामने बिजली सी कड़की। मेरे पास हैरत का इजहार करने का भी वक्त नहीं था कि ये क्या हुआ है। पल भर में हर चीज सफेद हो गई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया गया है। अगले ही लम्हे एक जोरदार धाड़ जैसी आवाज सुनाई दी, फिर मैं बेहोश हो गई। वो कहती है कि जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया, हमारे टीचर ने हमें इमरजेंसी की सूरत में हमले से बचने के लिए किसी सेफ जगह जाने को कहा। लिहाजा मैंने घर के अंदर अपनी माँ को तलाश किया और हम अपने पड़ोस में हमले से बचने के लिए एक पहाड़ी के पीछे चले गए। वो कहती है कि मुझे एक खराश तक नहीं आई क्योंकि मैं पहाड़ के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन पहाड़ की दूसरी तरफ लोगों के लिए दुनिया ही अलग थी। उन्हें बदतरीन सूरत हाल का सामना था। बहुत से लोग पहाड़ की दूसरी तरफ से हमारी तरफ भाग कर आ रहे थे। उनकी आंखें उबल पड़ी थी, यानी कि उनकी आंखें बाहर की तरफ आ रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। तकरीबन सभी लोग नंगे थे, बुरी तरह जले हुए थे। उनकी जिल्दें फट कर नीचे लटक रही थी। उसके बाद मैंने और मेरी माँ ने उन लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरी माँ ने घर में से तौलिए और चादरें उठा ली और फैमिली की दूसरी औरतों के साथ भागकर आने वाले लोगों को करीबी कमर्शियल कॉलेज के ऑडिटोरियम में ले गए जहां वो आराम कर सकते थे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि इन जख्मियों को पानी पिलाओ। मुझे एक चपटा सा किटोरा मिला जिसे लेकर मैं करीब की नदी पर गई और उसे भरकर वापस ले आई। फिर मैंने कुछ जख्मियों को पानी पिलाया। उसके बाद एक एक करके सब लोग मरते गए। वो कहती है कि गर्मी का मौसम था और लाशों को दफनाना भी बहुत जरूरी था। उन्हें कॉलेज के स्विमिंग पूल में डालकर दफना दिया गया। वो कहती है कि ये मालूम करना तो मुश्किल था कि वो लोग कौन थे, लेकिन उन लोगों की मौत इंसानों की तरह नहीं हुई थी। आखिर में वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आने वाली नस्लों को कभी भी ऐसे हालात से नहीं गुजरना पड़ेगा। और उनका कहना था कि हमें कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमें अमन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम मुख्तलिफ कंट्रीज में ही क्यों ना रहते हों और मुख्तलिफ जुबानें ही क्यों ना बोलते हों, और हमारी अमन की ख्वाहिश एक जैसी होनी चाहिए।